बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है अल्टरनेटिंग करंट का। आपके रिड्यूस सिलेबस में जो हमारे पास है उसमें ये इसके अंदर चैप्टर्स क्या कहेंगे हमारे पास शामिल हैं टॉपिक्स। एसी सर्किट्स ये चैप्टर है 15 और 15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, यानी कुछ भी हमने इसमें से रिमूव नहीं करना। ठीक हो, एक तो ये बात याद रखनी है। और देख लें, आप लोगों ने भी मुझे साथ साथ बता देना है अगर कोई चीज़ मिस होती है तो। ये जो अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है, इससे पहले आपने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ऑलमोस्ट नहीं पढ़ा हुआ। छोटी सी डेफिनेशन थी 9th-10th में। यहाँ पर आकर आपने प्रॉपर इस चैप्टर को पढ़ना है। सही है, तो लेट्स स्टार्ट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसी सर्किट्स। सबसे पहले एसी सर्किट्स में हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में फर्क क्या है। हमारे पास जो डायरेक्ट करंट होता है वो अगर किसी रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है तो उसकी वजह क्या होगी, कोई ना कोई डीसी सोर्स होगा जो करंट देता है। और इसके जो सोर्सेज होते हैं वो हमारे पास बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, डीसी जनरेटर हो सकता है, जिसका काम क्या होता है कि एक एंड पर हाई पोटेंशियल रखना है और ये नेगेटिव टर्मिनल के यहाँ पे जो काम होगा वो दूसरे एंड पर लो पोटेंशियल रखेगा। तो अगर मैं कन्वेंशनल करंट लूँ तो वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। और यहाँ पर बैटरी का जो भी वोल्टेज है, 10 वोल्ट हैं, 5 वोल्ट हैं, वो मेंटेन रहेंगे, तो वोल्टेज भी फिक्स रहेगा। और उसके नतीजे में इस कांस्टेंट रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये क्या है, इट इज द करंट whose मैग्नीट्यूड, यानी जिसकी जो वैल्यू है, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो remains same, remain same। ठीक है, इसके जो सोर्सेज है सोर्स ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, बैटरीज हैं, सेल्स हैं, सेल्स
एक साथ इकट्ठे कर दें तो वो बैटरी बन जाती है, एक ही बात है। डीसी जनरेटर होता है, वो हो सकता है, ठीक। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास ग्राफ जो है दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, एक ही रहेगी, उसमें किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये तब हमारे पास डायरेक्ट करंट है। ठीक हो गया, भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जरा मैं आ जाता हूं इस एसी करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसे मैंने किसी एसी सोर्स से लगाया, एसी जनरेटर के साथ लगा दिया, मैं दो डायग्राम बना लूँ एक दफा। जो एसी होता है, इसमें क्या होता है, इट इज द करंट whose magnitude continuously changes and also its direction reverses after a certain time। वो कौन सा टाइम है वो हम देखते रहेंगे। क्या होता है कि ये एसी जनरेटर है, तो इसकी पोलैरिटी हमारे पास पॉजिटिव ऑफ साइकिल के दौरान हमारे पास ये इधर पॉजिटिव रहेगी, इधर नेगेटिव रहेगी। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है। और पॉजिटिव भी चेंज होता रहता है, नेगेटिव की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, जिसके नतीजे में इसमें जो करंट है जो इस रेजिस्टर में से पहले कुछ टाइम में हमारे पास अगर वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद हमारे पास उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होता है वो हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हर हाफ साइकिल के बाद क्या होती है, वो अपने आप को रिवर्स करती है और उसकी वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होती है। इसके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज सोर्सेज ऑफ एसी, तो वो हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, एसी जनरेटर है। इसके अलावा एसी सप्लाई ओसिलेटर्स होते हैं, एसी ओसिलेटर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जगह कम है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ इसी के ऊपर। इसमें क्या है हमारे पास, देखें, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ये ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो आप कोई भी टाइम लेंगे उस पर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास दूसरे टाइम के मुकाबले में डिफरेंट होगी। यहाँ पर आप जा रही होगी, यहाँ पर हो सकता है उतनी वैल्यू हो लेकिन डाउनवर्ड में होगी, यानी कम हो रही होगी, बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। फिर आधे साइकिल के बाद ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया,
ठीक है, फिर आधे साइकिल के बाद यहाँ तक ये एक उसका कंप्लीट साइकिल, जैसे टाइम पीरियड, इस टाइम को हम टाइम पीरियड कह देते हैं, और ये उसका हाफ है। हाफ साइकिल में यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेक्स्ट में ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। पहले लेफ्ट से राइट जा रहा था, तो फिर राइट से लेफ्ट हो जाएगी, और वैल्यू भी हर पॉइंट पर क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हाँ भाई, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं लुबे लुबाब बता दूं, डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी फिक्स रहता है। यहाँ पर 10 वोल्ट है तो वो 10 वोल्ट ही रहेंगे, जिसकी वजह से उसमें करंट जो फ्लो करेगा, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे पास ग्राफ है, इधर जो करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये वैल्यू जो है करंट की, वो कंटिन्यूसली क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। करंट की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारे पास वो भी हमारे पास एक ही तरफ रहेगा। मतलब इसमें लेफ्ट से राइट है तो लेफ्ट से राइट ही रहेगा, जब तक हम बैटरी को खुद अपने हाथ से रिवर्स नहीं करते, उसकी पोलैरिटीज को चेंज नहीं करते। जबकि एसी जो होता है, इसमें करंट की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होती है, और हर हाफ साइकिल के बाद हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, रेजिस्टर में लेफ्ट से राइट था, तो वो फिर हमारे पास राइट से लेफ्ट आता है। तो करंट की वैल्यू डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस। तो ये हमारे पास फर्क है बुनियादी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के दरमियान। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इधर आ जाएं, अल्टरनेटिंग करंट पर। जो पहली हेडिंग होगी हमारे पास, क्या है हेडिंग, मैं जरा देख भी लेता हूँ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। जी मेरा बेटा, हाँ मेरा सुनो, आपने ताज़ा ताज़ा पिछले वीक में ही एसी जनरेटर पढ़ा है। ये एसी जनरेटर का ये जो अब मैं बना रहा हूँ, दिस इज इट सिंबल। एसी जनरेटर का, एसी सोर्स का ये सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्टेन वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इस एसी सोर्स के जरिए। वो वोल्टेज किस पर आगे अप्लाई होगा, इस रेजिस्टर पर, जिसकी वजह से इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब ये हम क्या कह देते हैं, लेट, अब बड़े गौर से मेरे प्यारों ये बात सुनना, लेट अ रेजिस्टर आर is connected with an AC source। AC source कौन सा, AC generator whose instantaneous EMF is, हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो एसी जनरेटर होता है, उसके अंदर जब उसकी कार रोटेट करती है तो वो ईएमएफ जनरेट करता है। ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, कोई बता सकता है मुझे? वीएम साइन ओमेगा टी से। ना, ईएमएफ जो वो जनरेट कर रहा वीएम है, क्या इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन साइन ओमेगा टी। थीटा या साइन ओमेगा टी, एक बात होगी, सही है। जब एसी जनरेटर है तो ये हमारे पास उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो ये है, ठीक है, यही बात समझनी है। ई नॉट जो है ये, इसको हम ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ ऐसे ई एम लिख दें, कोई बात नहीं है, साइन थीटा ई मैक्सिमम, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू व्हेन। अब यही बात तो समझनी है ना हमने, जब ये वाली ईएमएफ जो इस एसी जनरेटर के अंदर जनरेट हो रही है, वो अप्लाई होती है किसी रेजिस्टर पर,
तो उस वक्त वो चार्जेस ईएमएफ का मतलब चार्जेस एनर्जी गेन कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने ऐसी सोर्स ऐसी एनर्जी गेन की, आगे वो रजिस्टर पे जब वो अप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है वोल्टेज। तो व्हेन this EMF is applied on resistor R, then voltage on it is, तो वो जो वोल्टेज उस पर अप्लाई हो रहा है वो क्या है, ईएमएफ। ये ई जो है ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, लेकिन वही इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जब किस पर अप्लाई हो जाएगा, वो हमारे पास इस रेजिस्टर पर अप्लाई होगा। आपकी आसानी के लिए मैं इधर ले देता हूँ, ये ईएमएफ इधर ले देता, इधर हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है उसकी जगह पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ गया वी। यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ जो इसके अंदर जनरेट हो रहा होगा उसकी जगह पर जब वो रेजिस्टर पर अप्लाई होगा तो उसे हम मैक्सिमम वोल्टेज क्या देंगे, वी एम साइन ऑफ थीटा। हाँ भाई बात समझ आई, मतलब क्या बात समझ आई जी हमें, कि हमारे पास ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर को हमने एक एसी जनरेटर के साथ लगाया जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जनरेट जो हो रही है वो ई है, जिसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते थे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ थीटा। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है, यानी मैक्सिमम ईएमएफ को हम ईएम से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चार्जेस ने एनर्जी गेन की हुई है, वो आगे जब जाते हैं किसी रेजिस्टर पर अप्लाई होते हैं, बाय जो हमने जिस उसको जो कनेक्ट किया हुआ है किसी रेजिस्टर के साथ, किसी अपने घर के किसी बल्ब के साथ अटैच किया हुआ है, ये जो भी सर्किट है जिसके साथ हमने अटैच किया हुआ है, उस पर चार्जेस जाके एनर्जी कंज्यूम करेंगे। वो चार्जेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो इधर ईएमएफ है और यहाँ पर अगर वही चीज क्या बन जाती है, वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है, ठीक है। तो इस रेजिस्टर आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कैसे लिखेंगे, ये इधर ईएमएफ इंस्टेंटेनियस है, इधर हम उसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहेंगे जब रेजिस्टर पर अप्लाई हो रहा है। इधर ये मैक्सिमम ईएमएफ है और इधर ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज बन जाएगा वीएम हो जाएगा, इधर साइन थीटा, इधर हमारे पास ये साइन थीटा, ठीक हो गया। अब जरा देखते हैं आगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू वी एम। अब बस सिर्फ इसके हमने थोड़ा सा पैटर्न मुख्तलिफ जो हो सकते हैं, थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। जानते हैं ना सारे, ये आप लोगों को पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से आपके पास थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के बराबर है, ठीक हो गया। V इज इक्वल टू वी एम। ओमेगा फिर किसके बराबर होता है, आप लोग जानते हैं कि ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2 पाई एफ, साथ ये टी जो है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, यानी एक जनरेटर ऑन किया, वो रेजिस्टर पर वोल्टेज अप्लाई अब कर रहा है, उसकी वजह से रेजिस्टर पर वोल्टेज है, तो वो ऑन 1 घंटे से आने। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ 1 सेकंड के बाद इस पर कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ था, तो ये स्मॉल टी जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस टाइम। मैं कहता हूँ कि 10 सेकंड बाद कितना था, 1 मिली सेकंड बाद कितना था, आधे घंटे के बाद कितना इस पर वोल्टेज होगा। तो वो सारा कुछ जो है वो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर। तो ये आ गया। सिंस आप लोग ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का इनवर्स भी होती है, f इज इक्वल टू 1/t। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ 2 पाई, फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह देते हैं, कैपिटल टी कह देते हैं, 1/कैपिटल टी, और साथ ये स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट फार्मूला है जो हमारे पास यहाँ पर इसमें मौजूद है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टर है, ये जो रेजिस्टर है
इसमें वोल्टेज अप्लाई हो रहा है ऑन सम रेजिस्टर, लाजमी बात है इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, दे मस्ट बी एस्टेब्लिशिंग द करंट। तो मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ पर ये मैं कह देता हूँ द करंट आई flowing through resistor is, वो आज फिजिक्स की क्लास थी या कोई नहीं थी, मुझे तो ये याद नहीं आ रहा। हाँ थी सर। थी, नहीं आज टाइम टेबल में थी ये, नो तब यही वजह ना हो बच्चे जो, आज मेरे ख्याल में नहीं थी। हाँ तभी ना वो किसी और की क्लास की जगह पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे उधर होंगे, सॉरी। चलें ठीक है, अभी तो हम इसे मुकम्मल करते हैं। द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज, अब वो हमने मालूम करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो हमें क्या बता रहा है, I इज इक्वल टू V ओवर R। V जो है ये हमारे पास है Vm साइन ऑफ थीटा ओवर R। I ये Vm ओवर R मैक्सिमम वोल्टेज ओवर रेजिस्टर इंटू साइन थीटा। Vm मैक्सिमम वोल्टेज है, ये वोल्टेज ओवर रेजिस्टर ये करंट है, तो Vm मैक्सिमम वोल्टेज ओवर रेजिस्टर ये भी हमारे पास करंट होगा, और कौन सा करंट होगा, मैक्सिमम करंट होगा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर अब इसको हम मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस टाइम आई एम साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इंटू टी लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। दीज आर डिफरेंट फार्मूला है जो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। हाँ भाई बात समझ आ गई लड़कों? जी सर। जी सर। ये देखो साइन जीरो जो होता है, देखिए ना जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, वी एम साइन ऑफ थीटा या वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। जब शुरू में टाइम है और उसकी वैल्यू जीरो है तो ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी टी जीरो है तो ये थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, वोल्टेज भी जीरो होगा, ये हो गया। फिर कुछ टाइम बढ़ता है और वोल्टेज ऐसे बढ़ता चला जाता है, और ये जो मैक्सिमम वोल्टेज आता है तो वो उस वक्त आएगा जब थीटा की जगह पर कितना एंगल पुट करेंगे, 90 डिग्री या पाई बाय 2। साइन 90 होता है 1, तो वो वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज के आ जाएगा। तो ये उस वक्त है जब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। फिर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जीरो हो रही है, तो ये उस वक्त होता है जब टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये टोटल एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। 180 होता है साइन 180 होता है जीरो, तो जीरो इंटू वी एम, तो ये हमारे पास जीरो आ जाता है, दिस इज 180 डिग्री। फिर हमारे पास वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब 270 हो जाती है तो फिर ये नेगेटिव वी एम आ जाता है 270 डिग्री पर। साइन 270 -1 होता है तो ये माइनस वी एम आ जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज है लेकिन नेगेटिव साइड पर है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर 360 डिग्री आ जाता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है मेरे प्यारों कि इधर वोल्टेज हम ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इधर इंस्टेंटेनियस टाइम है, या इसी के अंदर ही हमारे पास क्या है, थीटा भी है। तो हमारे पास जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती है, साइन की वैल्यू चेंज होती है, और उससे हमारे पास ये ग्राफ आता है। तो ये साइन थीटा का ग्राफ कहलाता है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। फर्क है इसमें, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है हर वैल्यू, साइन थीटा की हर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है मैक्सिमम वोल्टेज से। सेम अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ करंट का, तो आपके पास करंट की इक्वेशन क्या है, वो अक्रॉस द रेजिस्टर आई एम साइन ऑफ थीटा है। इसमें भी ये साइन थीटा का ही ग्राफ होगा, इसमें भी साइन थीटा का ही ग्राफ होगा,
लेकिन उसमें फर्क क्या आएगा, उसमें फर्क ये आएगा कि इसमें करंट की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की सारी वैल्यू से मल्टी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है। अब मैक्सिमम वोल्टेज अगर 220 वोल्ट है तो यहाँ पर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 220 वोल्ट, तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज तकरीबन 220 आ जाएगा, ये मैक्सिमम वोल्टेज। इसी तरीके से इधर जो हमारे पास इसके अपोजिट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, -Vm आ जाएगा। लेकिन करंट की वैल्यू मिली एम्पेयर्स में आमतौर पर होती है, इसलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ का पैटर्न साइन थीटा वाला ही होगा, लेकिन उसकी जो पीक वैल्यूज है या हर वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू से आमतौर पर क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, तो दोनों का बिहेवियर किस जैसा होगा, साइन थीटा जैसा ही होगा, साइन थीटा ही फर्क होगा। तो फिर इनके एम्पलीट्यूड में ये क्यों इतना फर्क आ जाता है, इस एम्पलीट्यूड में और इधर जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है इसमें इतना फर्क क्यों आ जाता है, वो इनके साथ जो पीक वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने साथ ये भी सीख लिया कि हमारे पास यहाँ पर जीरो, जब पीक वैल्यू होती है तो वहां पर कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। जब दोबारा मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ जाए तो फिर एंगल कितना आ जाता है, 180 डिग्री। फिर नेगेटिव पीक पे हमारे पास कितना हो जाता है, 270 डिग्री। और फिर फाइनल जब हो जाता है तो वो 360 डिग्री या वापस हमारे पास एंगल जीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, ये पाई/2 होता है 90, ये कितना है 180, ये पाई रेडियन होता है, 270 ये होता है 3 पाई/2, और 360 डिग्री ये 2 पाई रेडियन है। ठीक है, सेम दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 90 पाई/2, ये कितना हो जाएगा पाई, ये कितना होगा 3 पाई/2, और ये कितना 2 पाई रेडियन। हाँ भाई लड़कों समझ आई ग्राफ की। जी सर। चले अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं जो शेयर करने लगा था तो ये फिर ग्राफ वाली बात मुझे याद है कि नहीं बताई। जी अब कुछ टर्म्स हैं, एसी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो वो हमने अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट की किसी भी इंस्टेंट पर जो वैल्यू होती है उसे हम उसकी क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, तो ये द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर होगी बात, इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो ये उसकी कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, इधर ये उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये और यहाँ पर ये हमारे पास उसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, दिस इज -Vm। ठीक है, फिर इसके अलावा किसी भी इंस्टेंट पर इस टाइम पर कितनी वैल्यू है तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। क्लियर होगी बात, ये पहली डेफिनेशन हमारे पास क्लियर होगी। फिर जरा अगर गौर करो, ये हमारे पास ग्राफ यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये हमारे पास क्या होता है, ऐसे पॉजिटिव वैल्यूज पूरी वो कवर करता है। पहले वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू मसलन 5 वोल्ट्स तक गया, फिर 5 से वो कहाँ पर आया, वापस जीरो पर आया, लेकिन पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज। फिर हमारे पास क्या होगा, उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, जैसे मैंने अपने लेक्चर के शुरू में बताया, एसी जनरेटर के जो एंड पॉजिटिव था वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, जिससे करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है ऑन द रेजिस्टर, जिसकी वजह जिसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, नेगेटिव ऑफ साइकिल से करते हैं। अब वैल्यू उसकी जीरो से फिर क्या हो जाएगी मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, लेकिन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, बिहेवियर के लिहाज से भी सामने रखने। मसलन यहाँ पर अगर 1 वोल्ट है इस जगह पर, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर भी 1 वोल्ट होगा, लेकिन ये इंक्रीजिंग 1 वोल्ट था उस वक्त, और ये हमारे पास डिक्रीजिंग में 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पर भी हमारे पास 1 वोल्ट आ सकता है, लेकिन वो नेगेटिव साइड पर आएगा, यानी उसकी डायरेक्शन हमारे पास दूसरी तरफ से होगी। फिर साथ हमने इससे आगे स्टार्ट किया था वो क्या था, ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं।
वो टर्म्स हमारे पास क्या है, सबसे पहली जो है दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट की हर पॉइंट पर क्या हो रही होती है, वैल्यू चेंज हो रही होती है। ठीक है, हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। जब हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि हर इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू डिफरेंट होनी है। तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी जो वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। अब मसलन ये वोल्टेज है, या सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास करंट का भी ग्राफ होता है, कल इस पर थोड़ी बहुत बात की थी। हमारे पास इस लम्हे पर जो करंट की वैल्यू है, फर्ज कर लो वो हमारे पास 1 एम्पेयर है। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर भी 1 एम्पेयर होगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे वैल्यू रिपीट होगी, हाँ वैल्यू के लिहाज से रिपीट होगी, लेकिन पूरी बिहेवियर भी आप साथ स्टडी करें। इस जगह पर जो 1 एम्पेयर करंट होगा वो उस वक्त है व्हेन द करंट इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पर उस वक्त है जब व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग। बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हो सकता है इधर हमारे पास करंट हो 1 एम्पेयर। अब करंट तो 1 एम्पेयर ही है, -1 एम्पेयर से क्या मुराद है, क्या वो रजिस्टर में पहले अगर लेफ्ट से राइट जा रहा था तो अब राइट से लेफ्ट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हमने ये नेगेटिविटी से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन वैल्यू 1 एम्पेयर ही है। इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर भी 1 एम्पेयर एम्पेयर ही है। यहाँ पर 1 एम्पेयर एक तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अक्रॉस द रजिस्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ साइकिल, लेकिन साथ क्या हो रहा है, करंट जीरो से इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो रहा है एंड सो ऑन। यानी हर इंस्टेंट पर जब तक कि वैल्यू रिपीट नहीं होती उस वक्त तक हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यूज हर एक जगह पर डिफरेंट होती है। ठीक हो गया, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। जरा एक और बात भी देख लें, ये फेज, फेज मीन एंगल। आपको पता है कि ये करंट है, उसकी इक्वेशन आई एम साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा पे बिहेव कर रही है। वोल्टेज, इसकी वैल्यू वी एम साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू साइन। तो ये जो ग्राफ हमारे पास ये नजर आ रहा है कर्व में, दिस इज साइन थीटा ग्राफ। ये साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही बनता है, सिर्फ फर्क है साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है उसके साथ हमने वोल्टेज की या करंट की मैक्सिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हर वैल्यू को, और हमारे पास वो उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती जाएगी। तो बेसिकली इट इज साइन थीटा ग्राफ। ठीक है, जो साइन का बिहेवियर है, साइन थीटा, थीटा जीरो मैं कर दूं तो साइन जीरो जीरो होता है, तो वोल्टेज भी जीरो होगा। तो ये देख लो, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 क्या होता है, 1, वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर 1 आ जाए तो यहाँ पर वोल्टेज कहाँ पर पहुंच जाएगा, अपनी पीक वैल्यू पर। तो दिस इज पीक वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास ये वी एम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट 90 डिग्री। 180 पे फिर जीरो हो जाएगा। अगर मैं साइन 270 लूँ तो वो हमारे पास -1 होता है, तो वो माइनस पीक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन 360। अब अगर मैं इसके बाद ग्राफ आगे कंटिन्यू करूं ऐसे, जितना सही बनता है हमारे पास, जरा देखना है आपने ऐसे। ये जो हमारे पास, आप इसके बाद जरा देखें कि क्या हो रहा है इधर से, कि क्या है यहाँ पर जो 1 एम्पेयर है एग्जैक्ट हमारे पास वैसी ही वैल्यू, वैसे ही पैटर्न हमारे पास यहाँ पर फिर आ गया। ये जीरो है, इधर जीरो आ गया, और इसके बाद वैल्यूज क्या हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो रही हैं जैसे हमारे पास ये पहले इसके हाफ साइकिल में मौजूद थी। इस रेपिटेशन से पहले पहले यहां से लेकर ये सारा पूरा साइकिल, ये पूरी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं हो रही। इधर पैटर्न के लिहाज से कि वो किस तरफ जा रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हर लिहाज से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं करंट। ठीक है, जो वैल्यूज हैं, जो वोल्टेज हैं। तो ये जो हमारे पास रेपिटेशन से पहले पहले जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी ये हमारे पास वैल्यूज हैं, वो हमारे पास एक कंप्लीट सेट ऑफ द वैल्यूज जो हैं विदाउट रेपिटेशन, उनको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। बात समझ में आ गई? साइकिल क्या है, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल। ठीक है, और इस केस में हमारे पास साइकिल कितना होता है, बिल्कुल कितना एंगल कवर होगा, जब वो पूरी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी यानी कंप्लीट हो जाएंगी, वो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री R2 बाय रेडियन। ठीक है, वन साइकिल का रिस्पॉन्स 360 डिग्री, इलेक्ट्रिकल छोड़ो, एंड 2 पाई R2 पाई रेडियन। हाँ भाई,
अब अगली मैं बात बताऊं, फिर आप लोगों से मैं पूछता हूँ। अब लाजमी बात है, ये करंट की और वोल्टेज की वैल्यूज हैं जो हमारे पास चेंज हो रही है। ठीक है, ये जीरो से इधर मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम से जीरो आता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पर जाता है, फिर जीरो आता है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास एक साइकिल है। इस एक साइकिल की ये वैल्यूज कवर होने में लाजमी बात है कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, पीछे एसी जनरेटर ही है ना जो ये वोल्टेज दे रहा है, जो ये करंट दे रहा है, तो उसकी रोटेशन के लिहाज से ये रिलेटेड है। तो इस एक साइकिल को मुकम्मल होने में इट मस्ट टेक सम टाइम। ठीक है, वो जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। हमारे पास क्या है जी, टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन इन सेकेंड्स to complete one cycle of an alternating quantity, यानी the time taken by the time taken to complete one cycle of the alternating quantity, उससे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और ऐसे ऐसे कितने साइकिल हम एक सेकंड में मुकम्मल हो रहे हैं, जितने साइकिल एक सेकंड में मुकम्मल होंगे उसको हम क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, या साइकिल पर सेकंड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो वापडा वाले हमें वोल्टेज दे रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। यानी ऐसे 50 साइकिल्स हमारे पास मुकम्मल होते हैं इन 1 सेकेंड। जी, इसके बाद वाली वैल्यू डेफिनेशन में बाद में डिस्कस करता हूँ, बल्कि पीक वैल्यू कर ही लेते हैं, एवरेज वैल्यू में बाद में करेंगे। जी, पीक वैल्यू साइकिल में, जो एक साइकिल है उसमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास पीक वैल्यू। अब ये वोल्टेज क्या है तो वीएम कहलाएगा, करंट क्या है तो करंट क्या कहलाएगा, और ये जो हमारे पास ये माइनस वी। दो पीक वैल्यूज होती है, पॉजिटिव पीक वैल्यू होती है, दूसरी नेगेटिव पीक वैल्यू। ठीक है, अब ये ना हो कि आपसे कोई ये पूछे अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप ये पीक वैल्यू बता दें, तो आप अलहदा से पूरा लफ्ज बोलेंगे कि इसकी पीक वैल्यू हमारे पास 100 वोल्ट है, 50 है, कितनी है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलहदा से क्वांटिटी होती है जिसे हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं, जिसे हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो पीक वैल्यू समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो हैं इन डेफिनेशन को एक दफ़ा ज़रा देखें। जस्ट ये इंस्टेंटेनियस साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इनको एक दफ़ा ज़रा पढ़ें। चलें जी, हो गया। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? नो सर। चलें नहीं सर। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आ गई हमारे पास एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है, जरा देखिएगा। आप लोगों ने मसलन स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन
यूनिट टाइम, सही है। उसको हम क्या कह देते हैं, स्पीड। इसको अगर लिखना हो, स्पीड v है, डिस्टेंस s है और टाइम। और यूनिट टाइम से मुराद क्या है, यहाँ पर 1 सेकेंड है कि 1 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। क्लियर होगी बात। फिर अगली बात जो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछूं, वो अगर मैं ये कहूं कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें, एवरेज स्पीड, फिर हम क्या करते हैं, फार्मूला तो यही रहता है, लेकिन यहाँ पर एस से मुराद हो जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन, कि मैं यहाँ से अपने घर से मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टोटल टाइम लिया। इन दोनों की रेशो को हम क्या कह देते हैं, एवरेज स्पीड कह देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो जब हमने एवरेज कैलकुलेट करनी हो, जब हमने एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, टोटल जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, उन दोनों की उन सारों की हम क्या लेते हैं, टोटल वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पर रेशो है तो उन दोनों की उनकी जो एवरेज वैल्यू है उनकी मालूम करने के लिए हम उनका टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं जैसे, और यहाँ पर टोटल टाइम ले रहे हैं। यहाँ पर मेरा अब कहने का क्या मतलब है, जरा गौर से देखिएगा कि अगर हमारे पास ये एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो एवरेज वैल्यू अगर मैंने वोल्टेज की मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगा कि ये जितनी भी वोल्टेज की वैल्यूज हैं इन सारों का सम लूंगा। यहाँ पर ग्राफिकली सम कैसे आएगा, उस वक्त आएगा जब हम क्या करेंगे, इसके जो जितना भी ग्राफ का पोर्शन है इस टोटल का एरिया मालूम कर लेंगे। तो वो एरिया जो होगा दैट रिप्रेजेंट्स, क्या करते हैं, हमारे पास सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी हम टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एवरेज वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज का कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास क्या है, इन सारों का सम होना चाहिए। तो हम उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया, टोटल एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ, ठीक है। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, टोटल जितना टाइम लगा है हमारे पास इस सारी क्वांटिटीज को कवर करने में, जितना यहां से लेकर यहां तक ये टाइम की वैल्यू आएगी, उस टाइम से टोटल टाइम, तो वो हमें क्या देगा, एवरेज वैल्यू देगा, एवरेज वैल्यू देगा ऑफ द क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी हमने यहां पर ली है ये उसकी एवरेज वैल्यू है। हाँ भाई, ये बात समझ आई। जी सर। जी सर। अब एक जी अगली सर। बात कि ये जो ऊपर वाली वैल्यूज होनी है ये पॉजिटिव एरिया होगा, पॉजिटिव एरिया को रिप्रेजेंट, और जो नीचे वाली होंगी ये हम अपन नेगेटिव एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये प्रॉपर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग करंट है तो जितनी पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव एरिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज जब हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे तो जितना पॉजिटिव वैल्यूज है उतनी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है। जब इनका सम लेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। नीचे बेशक जितना मर्जी टाइम होता रहे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट वो हमारे पास हमेशा कितनी आ रही है, 0 आ रही है। हाँ, अगर मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल की तो वो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ सारी क्या होनी है, पॉजिटिव वैल्यू। या सिर्फ कैलकुलेट करनी है हमने उसकी नेगेटिव वैल्यूज की तो हमारे पास वो कभी 0 नहीं आएगा, उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी। लेकिन एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमने जब कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब मैं इसे देखें जरा, ये जरा पढ़ो सारे, कोई सवाल हो तो मेरे से पूछें, पढ़े सारे एवरेज वैल्यू।
हो गया? जी सर। जी सर। बाकियों का भी हो गया है? यस सर। जी चलें, अब हम आ जाते हैं आरएमएस वैल्यू की तरफ। आज का हमारा लेक्चर शार्ट है क्योंकि इसके बाद 12 बजे आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है, आपकी किसकी, केमिस्ट्री वगैरह की है। तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू क्या है, मैं सिर्फ इसको ज़रा इंट्रोड्यूस करता हूँ और फिर उसके बाद बाकी इसकी डेरिवेशन वगैरह हम कल करेंगे। अब ज़रा ये बताएं आप लोग मुझे कि ये एक एसी सोर्स है और इसको मैंने अटैच किया हुआ है किसी बल्ब के साथ। वापडा वाला वोल्टेज है जो घरों में हमने लगाया हुआ है, ऐसे अटैच किया बल्ब के साथ। तो ये बल्ब लाइट दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, बोलो? दे रहा होगा सर। इसका मतलब है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और हमें लाइट दे रहा है, एनर्जी डिसिपेट भी कर रहा है, आउटपुट पावर भी दे रहा है। ऐसे ही है, ऐसे है ना? जी। तो जी लेकिन सर। जब हम एवरेज वोल्टेज ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास? जीरो आता है। क्या आंसर आता है हमारे पास? जीरो आता है। तो इसका मतलब है जो पावर डिसिपेशन है, पावर डिसिपेशन है जो उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, तीसरे चैप्टर दूसरे में आपने पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी आई। वो एवरेज वोल्टेज जीरो हो जाएगा या एवरेज करंट जीरो हो जाएगा, तो पावर डिसिपेशन क्या आएगी? जीरो आएगी। यानी इसका ये मतलब ये इक्वेशन में ये बता रही है कि कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रही, जबकि हमें सामने नजर आ रहा होता है कि बल्ब जो है वो लाइट दे रहा है, वो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, वो पावर डिसिपेट कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। तो जी अब सर। इस रिलेशन के मुताबिक जो ऊपर हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है, उसका ये मतलब है कि उसकी एवरेज वोल्टेज भी जीरो है, एवरेज करंट भी जीरो है। चलो वो तो चलो कैलकुलेशन में आ गए, पावर डिसिपेशन भी जीरो है। यानी वो जो रजिस्टर है जिसमें वो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो किसी किस्म की पावर डिसिपेट नहीं कर रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। जबकि हमें पता है अगर बल्ब है या कोई पंखा लगा हुआ, कोई हीटर लगा हुआ है, उसमें से तो पावर डिसिपेट हो रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और हमें आउटपुट भी दे रहे हैं। इसका मतलब एवरेज पावर जीरो नहीं है, बट एक्चुअली एवरेज पावर जो है, जो हमारे पास पावर है वो वहां पर जीरो नहीं है। तो फिर उसमें मसला क्या रहा है, यही एवरेज का रहा है कि जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो फिर पावर के फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज जीरो या करंट जीरो, तो वहां पर पावर जीरो आ जाती है। उन्होंने कहा पावर डिसिपेशन तो है, तो अब उसकी कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ तो करना है, तो एक नई वैल्यू फिर डिफाइन की जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आर इफेक्टिव वैल्यू, आर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो जहां पर भी अब अल्टरनेटिंग करंट की बात होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात होती है, तो वो कौन से वोल्टेज की बात होती है? जब हम कहते हैं कि एसी ये 220 वोल्ट का है, तो इसका ये मतलब है ये उसकी आरएमएस वैल्यू हम पूछ रहे होते, बता रहे होते। ठीक होगी ये बात? ठीक है, इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। और इस पे ये सब, ये पहला सवाल है जो आप इस चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन था, और ये हमारे पास पहली बात होगी जो हमारे पास इस चैप्टर के लिए हमें पढ़नी होगी। ठीक है, अभी आपकी केमिस्ट्री क्लास है, देखो सर का मैसेज आ गया ना? जी सर। हाँ बस ठीक है, फिर नईम साहब की क्लास जरूरी है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।